हेलो क्लास 11 आपका चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक पढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाय dt। फोर्स इज इक्वल टू rate of change in momentum, rate of change in momentum is known as force। ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है। आप लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा होगा F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, F इक्वल्स टू एम ए भी आपका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होता है, बट हम इसकी सहायता से ये भी निकालेंगे कि यहाँ से हम यहाँ कैसे अचीव कर सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से एंड इज इक्वल्स टू m इंटू वी। मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब देखिए F इज इक्वल्स टू एम ए इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, F इक्वल्स टू एम ए हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। ये तब एप्लीकेबल होता है जब आपका मास क्या हो? कांस्टेंट। व्हेन मास इज कांस्टेंट। हाँ, ये बात है कि हम अब 11th में 95% टॉपिक्स में, क्वेश्चंस में आपका F इक्वल्स टू एम ए यूज़ करेंगे। सिर्फ 95% जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं, 5% इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जहां हम देखेंगे मास कंजर्व नहीं है, मास कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, और जहां 95% जहां F इक्वल्स टू आप M में अप्लाई करोगे वहां आपका मास क्या होता है? मास कंजर्व होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू जो dp बाई dt है ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, यानी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, F इज इक्वल्स टू d बाई डी टी इंटू एम इंटू वी। क्लियर है यहाँ तक? मैंने कहा आपका मास कंजर्व नहीं रहता, मास कांस्टेंट नहीं रहता। ये एक दिमाग में एक अजीब सा स्ट्राइक क्रिएट करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मास कंजर्व नहीं रहता। देखिए, एक फिज़िक्स होती है जिसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स, इसको नोट कर लीजिए आप साथ साथ। ठीक है, एक फिज़िक्स होती है हम जिसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स। उसमें क्या होता है? व्हेन वी अप्रोच सी, जब v क्या है? v इज़ अ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या एनी मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी c को अप्रोच करने लगती है तो उसका मास कंजर्व नहीं रहता। फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जिसमें इस m नॉट को कहते हैं रेस्ट मास ऑफ ए बॉडी। रेस्ट मास ऑफ ए बॉडी। v क्या है? v इज़ अ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, जितनी वेलोसिटी से आपकी बॉडी चल रही है। एंड व्हाट इज़ अ c? c इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज़ m? m इज़ द मास। ये वो मास है जो ये बताएगा कि जब कोई बॉडी चल रही है, जब वो c से चलेगी तो उसका मास कितना होगा। उस टाइम उसका मास बढ़ेगा, घटेगा, m नॉट के इक्वल आएगा या m नॉट से ज़्यादा आएगा। इस फिज़िक्स को कहते हैं रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स। रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स करके देख लीजिए इस क्वेश्चन को। मान लीजिए सपोज लेट v इक्वल्स टू c। मान लो अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट जितना चले स्पीड से, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से अप्रोच करे, तो m इज इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस v की जगह पुट कर दो c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया? 1। 1 माइनस 1 0, यानी कि m नॉट अपॉन 0, यानी कि इन्फानाइट। यानी कि एक बॉडी का मास कितना हो गया? इन्फानाइट। अगर वो स्टार्टिंग में बॉडी चल कितनी स्पीड से रही थी? v इक्वल्स टू c से चल रही थी, उसका मास उस टाइम उसका मास कितना था? m नॉट। बट अब मास कितना आया? इन्फानाइट। क्या मास कंजर्व रहा आपका? नहीं, मास चेंज हो रहा है। ठीक है, इन केसेस में तो फिर आप F इज इक्वल्स टू एम ए यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ बेटर टू यूज़ F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स।
ठीक है, ओके। अगर नॉर्मल प्रैक्टिकली बात की जाए, जैसे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, सपोज़ हम भी अगर चल रहे हैं तो हमारा भी मास बढ़ता है। अब देखो सपोज़ इसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं, m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस v²/c²। एक पर्सन की स्पीड मैक्सिमम कितनी, 200 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। m इज इक्वल्स टू m नॉट 1 माइनस 200, मान लो आपने v को लिया 200, सपोज आपने v ले ली 200 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पुट करना ज़रा वैल्यू कितनी आएगी, 200 का स्क्वायर अपॉन 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, ये फैक्टर जो है ये आपका 0 से भी कम हो गया। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेट हम मान के चले 0 आएगा, तो m इज इक्वल्स टू m नॉट। बट अप्रॉक्सीमेट होता है ये, m इज इक्वल्स टू m नॉट। आप ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट। ये मानो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसका मास हमेशा चेंज होता है, थोड़ा सा मास हमेशा बढ़ता है, पर अर्थ पे प्रैक्टिकली पर्पज़ के लिए वो इतना बढ़ता है कि वो मुझे दिखाई नहीं देता, तो इसलिए m इज इक्वल्स टू m नॉट, अप्रॉक्सीमेट m इज इक्वल्स टू m नॉट। अदरवाइज m नॉट के इक्वल नहीं होता, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ ही देख लीजिए, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट जितना चल रहा है तो उसका मास कितना हो रहा है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मास देखो पॉसिबल नहीं है। अब इनफाइनाइट मास कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो f इज इक्वल्स टू m में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, f इज इक्वल्स टू dp/dt। ठीक है, तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो मूविंग ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट नहीं रहता, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला थोड़ा सा मास बढ़ जाता है। ठीक है, तो f इज इक्वल्स टू m में हम सिर्फ वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ लिखा हो मास कैसा है आपका, कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हुआ। अगर मास चेंज होगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है यहाँ तक? एंड दैट फिजिक्स इज नॉन एज रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। नोट कर लीजिए आप इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक, अब देखिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। आपको पता है F क्या होता है, dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स, एंड व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, F इज इक्वल्स टू d/dt m × v। देखो डिफ्रेंसिएशन d/dx ऑफ u × v, यहाँ को मैं पहले बता चुकी हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डिफ्रेंसिएशन। ये फॉर्मूला होता है ना, क्या करो, एक बार पहला एज इट इज़ दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ आ जाओ, f इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन m एज इट इज़, किसका डिफ्रेंसिएशन, dv/dt। अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ यानी कि v एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन किसका, dm/dt। दिस इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ये होती है वास्तव में एग्जैक्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। अब देखो मुझे बताना है F इक्वल्स टू एम ए को अचीव करना है, और मैं इसी फॉर्मूले से इसको अचीव करूँगी। dm/dt क्या पढ़ोगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। अगर मैं ये कह दूँ व्हेन मास इज कांस्टेंट, व्हेन मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू m dv/dt प्लस v, और dm/dt कितना है, 0। कितना आ गया, F इज इक्वल्स टू m dv/dt। ओके, टेल मी dv/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो आपके पास क्या आ गया, F इज इक्वल्स टू m × a। तो देखो आपने किससे, यहाँ से ये अचीव किया। तो बेटर क्या है, आप इस फॉर्मूले को यहाँ से अचीव करो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो मास भी चेंज हो रहा है,
और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो आप इतना लगा लो, मास चेंज नहीं हो रहा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, अगर होगा तो ये टर्म भी ऐड हो जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला आपका हर जगह एप्लीकेबल है, बट F इक्वल्स टू m में फॉर्मूला आपका 100% एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ वहाँ एप्लीकेबल होगा जहाँ आपका मास क्या होगा, कांस्टेंट। थियरी समझ में आई? व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन फर्स्ट, मान लीजिए एक ये बॉडी है, इस बॉडी का मास है m, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है इस साइड F। ठीक है, अब बॉडी पे आप फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाओगे बॉडी का एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैंने आपको क्या क्या बताया था? पॉइंट, जितने भी मासेस दे रखे हो उसका पॉइंट मास बना लो, बना लिया। उसके ऊपर जितने फोर्सेज एक्ट करते हैं वो सारे फोर्सेज बनाओ। क्या लगेगा इसका नीचे? वेट। अब ये बॉडी इस फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो वेट आ गया नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन आ गया ऊपर। एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो गया फोर्स, और बॉडी का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, यानी कि n इज इक्वल्स टू mg, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू वेट। अब देखो F, बॉडी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन भी इसी साइड है, तो F इज इक्वल्स टू m a, एंड व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? a की वैल्यू आ जाएगी F बाय m। क्लियर है? इतने एक्सेलरेशन से आपकी बॉडी मूव करेगी। नोट कर लो इसको। कर लिया नोट? देखो एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मान लो यही बॉडी है आपकी और इसका मास है m, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस तरफ लग रहा है और एक इस तरफ लग रहा है। दिस इज F2 एंड दिस इज F1। कंडीशन क्या है? व्हेन F2 इज ग्रेटर देन F1। F2 वाला फोर्स F1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ओके, इसका क्या बना लो? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बॉडी मास है आपका m, इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ mg। ये बॉडी फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है तो परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ लगेगा, तो ये आपका mg, ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। ठीक है, ओके, इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है? इस साइड F1। इस बॉडी पे फोर्स कहाँ लग रहा है? F2, इस साइड। तो ये तो दिख रहा है भाई, n इज इक्वल्स टू mg, ये तो क्लियर है। अब जहाँ फोर्स ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन भी बॉडी का उधर ही होगा, ये बॉडी का एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो फोर्स F2 ज़्यादा है, F1 छोटा है, जहाँ फोर्स होगा बॉडी का एक्सेलरेशन वहीं होगा। तो क्या करो, जहाँ बॉडी का एक्सेलरेशन होता है ना उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो। ठीक है, यानी कि क्या बनेगा? F2 माइनस F1। भाई ये वाला फोर्स बड़ा है क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके इक्वल्स टू बॉडी का मास कितना था? m a। F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू m इंटू a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? F2 माइनस F1 अपॉन m। क्लियर है? समझ में आया? वीडियो को पॉज करके इतना अच्छे से नोट कर लो आप। समझ में आया इतना? इस वाले में देखो नॉर्मल एक फोर्स लग रहा था, एक फोर्स a आ गया आपके पास F बाय m, इधर दो फोर्स एक्ट कर रहे थे, तो जो सा फोर्स ज़्यादा होगा बॉडी का नेट एक्सेलरेशन उसी साइड होएगा, तो उसको आपको क्या मानना है? पॉजिटिव। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करके इक्वल्स टू ma। ठीक है, थर्ड और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मान लीजिए, बिल्कुल बेसिक है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, मान लीजिए अब कोई बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, कितने एंगल पे लग रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो बताओ बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा और बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। अब ये फोर्स कितना लग रहा है? थीटा, तो जहाँ थीटा उधर कौन सा कंपोनेंट? F cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F sin थीटा। अब इस बॉडी का वेट कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ। अब ये बॉडी सरफेस के साथ क्या है? कॉन्टैक्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कहाँ होगा? ऊपर की तरफ।
फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इसका। ये बॉडी मास m, इसका वेट नीचे mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, बॉडी का एक फोर्स ये रहा F साइन थीटा और इधर डायरेक्शन में कितना लग रहा है F कॉस थीटा। तो ऊपर वाला फोर्स दोनों ऐड कर लो, n प्लस F साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई mg माइनस F साइन थीटा। इतना आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, बॉडी इस डायरेक्शन में है तो इस पर एक्सेलरेशन भी इस साइड होगा, तो क्या लिखोगे F कॉस थीटा इक्वल्स टू ma। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी F कॉस थीटा अपॉन m। तो इस तरीके से आपको क्या है अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, फोर्स के 2 कंपोनेंट तोड़ लिए, जहाँ थीटा उधर कॉस कंपोनेंट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन। तो n प्लस F साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg, दोनों में ऊपर वाले फोर्सेस को नीचे वाले के इक्वल रख दिया, F कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई F कॉस थीटा अपॉन m, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का जो आपका टॉपिक था ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड था। कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ हम अपनी नई वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।